अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अ फोर्टनाइटली ग्लांस विद अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ ग्लोबल वार्मिंग। नाज़रीन, most of the global media and almost all of the major magazines, journals, analysts, they have been focusing on the Russia-Ukraine crisis. But इसी दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई which largely went unnoticed internationally. It was the report by the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, about the worsening climate conditions. नाज़रीन, ये IPCC की थर्ड मेजर रिपोर्ट है। इससे पहले भी दो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बट दिस रिपोर्ट हैज़ फर्दर हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड because of the climate change and global warming. I think global warming is such an issue that threatens everybody. In fact, हम इसको एक existential threat भी कह सकते हैं for the states, for the people and for this entire planet. तो नाज़रीन, इस पे बात करते हैं आज और स्टार्ट करते हैं कि why global warming takes place. तो नाज़रीन, इसके आंसर में एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और एक जेनेरिक डिबेट है। सो जनरली स्पीकिंग, इसके पीछे एक बड़ी वजह इंक्रीज्ड कार्बन प्रेजेंस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। और नाज़रीन, ये इंक्रीज्ड कार्बन प्रेजेंस जो एटमॉस्फेयर में है, इसके बुनियादी तौर पर दो बड़ी वजह हैं। उनमें से एक वजह इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ कार्बन इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर और दूसरी बड़ी वजह डिक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये दो बड़ी वजह हैं नाज़रीन, जिसकी वजह से कार्बन प्रेजेंस बढ़ रही है और उसी कार्बन प्रेजेंस की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दैट इज़ काजिंग द अर्थ्स एनवायरनमेंट टू गेट वार्मर। नाज़रीन, एज अ डिबेट, एज एन इशू, दिस वाज साइंटिफिकली डिस्कवर्ड इन 1960s. ऑल्दो उससे पहले बारे में थीरीज थी, बट इट वाज डिस्कवर्ड इन 1960s, वेरीफाइड इन 1960s. और सिंस दैन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक डिबेट चल रही है दैट उसके डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से, फॉर एग्जांपल वेदर इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, इट्स अ मैन मेड फिनोमेना, शुड वी नीड टू बी वरीड अबाउट इट, हाउ फास्ट इट इज़ अप्रोचिंग, व्हाट कुड वी डू एंड व्हाट इज़ द अर्जेंसी ऑफ स्टेट बिहेवियर। इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो सारी उसके बाद ग्रेजुअली हम देखते हैं दुनिया में इमर्ज होती हैं। बट नाज़रीन, जैसा हमने कहा कि इंक्रीज कार्बन एमिशन और डिक्रीज कंजम्पशन आर द रीजंस, और ये इंक्रीज एमिशन इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी स्पेशली द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स like petrol, like gas, like diesel, similarly coal burning, they all have been responsible for increased emissions. And there are many other factors as well. कुछ natural factors भी हैं नाज़रीन, जैसे कि livestock है, जैसे कि volcanic eruptions हैं. So there are multiple of the reasons why carbon emissions are increasing. But decreased consumption of carbon from atmosphere, नाज़रीन, उसकी बुनियादी वजह जो है वो एक डिफॉरेस्टेशन जो दुनिया के अंदर हो रही है, इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लीटिंग फॉरेस्ट्स। और नाज़रीन, जो फॉरेस्ट हैं दे आर द मेजर सोर्स ऑफ कंज्यूमिंग द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उनकी तादाद जितनी कम होती जाएगी दैट विल लाइकली टू ऐड मोर कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब नाज़रीन, ये तो एक वो आर्गूमेंट है जिसके अंदर फंडामेंटली ये बात की जाती है कि बिकॉज मैन मेड एक्टिविटीज़ जो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट करती हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करते हैं और यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो मैन मेड फैक्टर्स हैव क्रिएटेड दिस फेनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बट नाज़रीन, एक सेट ऑफ माइनॉरिटी बट साइंटिफिक कम्युनिटी एंड पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड, they also have a perspective that this phenomena is not man-made, rather it's a natural process in this life cycle of the planet Earth. And they cite different historical examples that जो अर्थ का डिफरेंट फेजेस रहे हैं, वहाँ पे एक अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, it has undergone certain changes including increased warming. So they claim that we need not to worry about it and let the nature work on its own, और वो एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आम तौर पर नाज़रीन, ऐसे साइंटिस्ट को, ऐसे ओपिनियन रखने वालों को हम कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं,
but they also have their own perspectives on that. But let's assume for the sake of this discussion that it is a man-made phenomena which to most of the scientists is the real case. तो नाज़रीन अब सवाल ये है कि इस फिनोमेना को अगर हम देखें तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बिकॉज वाई वी वांट टू काउंटर इट, और उसको काउंटर करने की वजह यही है बिकॉज इट हैज़ सम एडवर्स इम्पैक्ट्स. लेट्स सी व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट्स. सो नाज़रीन बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं इसके अंदर. इकोनॉमिक चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं, ऑब्वियसली बात है. इसके हवाले से हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें नजर आएंगे और सोशल चैलेंजेस भी आते हैं. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं नाज़रीन. सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर. नाज़रीन ग्लोबल वार्मिंग जब होगी, अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म होगा तो ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, चाहे वो पोलर ग्लेशियर्स हों या माउंटेन ग्लेशियर्स हों. और ग्लेशियर मेल्टिंग से नाज़रीन सी लेवल राइज होगा, फ्लडिंग क्रिएट होगी लैंड के ऊपर रिवर्स फ्लो की वजह से. और इन एनी केस चाहे वो सी लेवल राइज हो तो ऑब्वियसली बात है दी कोस्टल लैंड विल सबमर्ज. जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं बिटवीन स्टेट्स, उनकी जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर बीइंग अल्टर्ड बाय इट. सी बाउंड्रीज आर बीइंग चेंज्ड. एज अ रिजल्ट इट इज़ नेचुरल फॉर स्टेट्स टू एंटर इनटू डिस्प्यूट्स, स्पेशली बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद ईच अदर. और सेकेंड नाजरीन, जितनी लैंड स्पेस कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया सबमर्जेस अंडर द वाटर, उतना स्टेट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा टू फाइंड न्यू लैंड्स for their population, for new land for their economic survival, and obviously it will also create a resource competition between states as well. So नाज़रीन कहीं ना कहीं पे इसी के से जब रिवर फ्लोज का इफेक्ट आएगा, जब माउंटेन ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और उसका इम्पैक्ट इंक्रीज रिवर फ्लोज पे आएगा या ड्राउट्स पे लॉन्ग टर्म में आएगा, तो अल्टीमेटली ट्रांस बाउंड्री वाटर चेंजेस जो हैं वो ट्रांस बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट को भी इनकरेज करेंगे, उसको इंसाइट करेंगे. एंड नाज़रीन उसकी क्लासिकल एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के हवाले से है या इंडिया की चाइना के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट है हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स. इसी तरीके से नाज़रीन हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर स्टेट में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से भी इमर्ज होता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज़ एंड द डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द ईस्ट, जहाँ पे स्टेट्स ब्लेम ईच अदर फॉर नॉट डूइंग इनफ टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग. सो इसके इम्पैक्ट्स की वजह से भी इन ग्लोबल पॉलिटिकल डिवाइड नाज़रीन क्रिएट हो रही है और कॉन्फ्लिक्ट्स डिवाइड बन रहे हैं बिटवीन स्टेट्स, और इसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी के हवाले से भी हमें स्टेट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं. नाज़रीन इसके हवाले से इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, और इकोनॉमिक चैलेंजेस इस तरह से हैं कि जब सी लेवल राइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो कोस्टल अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजर इंडस्ट्री है स्टेट्स की बिकॉज ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो अर्बन एरियाज़ और उनके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट हैज़ टू बी रीलोकेटेड, हैविंग अ मेजर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर द स्टेट्स. और इसी तरीके से नाजरीन हम ये भी देखते हैं कि जब आपको ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए यू हैव टू स्विच टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी विच इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव, टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव, क्लीन एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव, और उसकी भी स्टेट्स के ऊपर और जो कॉरपोरेशंस और कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एक मेजर इकोनॉमिक कास्ट हमें नज़र आएगी. और नाज़रीन जब हम देखते हैं माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, फ्लडिंग और ड्राउट्स क्रिएट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के अंदर, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम बनेगा. पावर्टी ग्रो करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो करेगी, और नाज़रीन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बहरहाल फूड क्राइसिस के ऊपर भी हम देखेंगे. सो मल्टीपल वेज़ में, यानी जॉब क्रिएशन, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर पावर्टी से लेकर टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है, मल्टीपल वेज़ में नाजरीन ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस दुनिया भर की स्टेट्स के लिए कर रही है. अनदर इम्पैक्ट नाजरीन जो हम देखते हैं वो बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स. नाजरीन इसी ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑन आर लाइफ स्टाइल, आर हेल्थ, पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल एज वेल. नाज़रीन हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली सिविलाइजेशंस हैव ग्रोन एंड डेवलप्ड देमसेल्व्स alongside the rivers and oceans, but as the floodings are increased, as we have seen that droughts are there because of global warming, तो हमें उन सिविलाइजेशंस के दरमियान में, उन कल्चर्स के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी. माइग्रेशन बढ़ती है, villages and towns get divided, some move out, some stay over there. एक कल्चरल जो है वो शॉक ज़रूर क्रिएट हो रहा है.
और नाज़रीन इसी के से जब सी लेवल राइज होते हैं, कोस्टल एरिया सबमर्ज होते हैं, जैसे फ़िलीपींस है, जैसे वेनिस है, जैसे इंडोनेशियन और चाइनीज़ और जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रीजन है, उनकी लैंड सबमर्ज होगी, पीपल हैव टू मूव आउट। और जब माइग्रेशन क्रिएट होती है तो उससे कल्चरल क्लैशेस और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं पे ग्रो कर रहे होते हैं। सो नाज़रीन इसी हवाले से अगर हम और बात करें तो जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, वो हेल्थ हैज़र्ड्स जो हैं वो भी क्रिएट होते हैं। हमने देखा कि जब एंटार्क्टिक और आर्कटिक स्पेशली रीजन के अंदर जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो साइंटिस्ट का ये आर्गूमेंट है कि बहुत सारे अननोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस जो कि ट्रैप्ड हैं उन आइस शीट्स के अंदर, दे विल गेट रिलीज, दे आर गेटिंग रिलीज इनटू द ओशंस एंड दे आर लाइकली टू अल्टीमेटली गेट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन इंटरेक्शन। और ह्यूमंस के ऊपर जब उनके जो इम्पैक्ट्स हैं दे आर अननोन, दे आर अ मिस्ट्री। So we might expect new kind of pandemics, new kind of epidemics caused by those bacteria, those viruses that are released from the ice sheets, from the Arctic and the Antarctic. Similarly, because of global warming, climatic changes आ रही हैं नाज़रीन, rain patterns change हो रहे हैं, that have a direct bearing and effect on human health. और उस हवाले से नाज़रीन अगर हम देखें रिसेंटली लोकस्ट अटैक हुआ, साइंटिस्ट लिंक इट विद ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग रेन पैटर्न्स और उस तरीके से। सिमिलरली नाज़रीन जो डेंगू का इशू है विच वॉज इनिशियली लिमिटेड टू अ फ्यू स्टेट्स, लेस देन अ डजन स्टेट्स, नाउ अराउंड 100 states are affected by the dengue virus and all that. This is also linked with the climatic factors and we don't know about many other factors. Pandemic जो current COVID pandemic है, we can't link it with the climatic factors, but who knows in the future the new scientific researchers might also trace it and link it with the climatic factors as well, or any other new pandemic that might come in the future will be linked with the climatic factors as well. सो बहुत तरह से हमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी वे ऑफ लाइफ को, हमारी जॉब्स को, हमारी कल्चर को, हमारी सोशल रिलेशनशिप्स को। सो नाज़रीन हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ फेनोमेना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, इट इज़ अ फेनोमेना दैट इज़ इफेक्टिंग एवरीबॉडी ऑन दिस प्लानट, वेदर ईस्ट की स्टेट्स हो या वेस्ट की हो। हाँ, वी कैन डिबेट ऑन सम स्टेट्स आर more affected than others, but everybody does get affected and ultimately it is going to affect everybody because of the globalized nature of the world. अब नाज़रीन आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, इसको काउंटर करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंटरनेशनली और उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि 1980s के अंदर, लेट 80s के अंदर हमें पहला मेजर स्टेप नज़र आता है जब एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। इस पैनल के अंदर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, बट दोज पैनलिस्ट, दोज साइंटिस्ट विच आर हंड्रेड्स इन नंबर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स। और इस इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इस पैनल की डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको दुनिया में नज़र आएंगी और जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया यहाँ पे, उसकी मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट का जो थर्ड पार्ट था इट वाज रिलीज लास्ट वीक। और इस रिपोर्ट के अंदर भी IPCC जो है वो साइंटिफिक जो नॉलेज है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग उसको शेयर करते हैं, हाउ मच वी आर बीइंग अफेक्टेड, व्हाट इज़ काजिंग एंड व्हाट मेजर्स आर नीडेड साइंटिफिकली स्पीकिंग टू काउंटर दैट। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि हमें एक IPCC जो है वो एक फंक्शन करता हुआ नज़र आता है सिंस लेट 80s। और इसी IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली नाज़रीन हमने देखे डिफरेंट लॉज या डिफरेंट ट्रीटीज़ साइन की गई। उनमें से सबसे बड़ी ट्रीटी जो अभी तक है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 1992 में होता है, जिसको रियो एग्रीमेंट भी कहते हैं। और उस एग्रीमेंट के अंदर ये स्टेट्स ने तय किया दैट ईच ईयर जो पार्टीज़ हैं, जो सिग्नेटरीज़ हैं इस फोरम की, दे फ्रेमवर्क कन्वेंशन की, दे विल बी मीटिंग एंड दे विल बी चॉकिंग आउट स्ट्रेटजीज हाउ टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स टू काउंटर इट। और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन सबसे पहली कॉन्फ्रेंस, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, इट वाज हेल्ड इन 1995 इन जर्मनी एंड सिंस देन लास्ट मेजर कॉन्फ्रेंस जो हुई दैट वाज हेल्ड इन ब्रिटेन। और वहाँ पे हमने देखा कि इस 26 COP कहा जाता है, COP26 कहते हैं, जिसके अंदर अगेन हमें इन तमाम जो 26 कॉप्स हुई हैं नाज़रीन, एक साल जिसमें नहीं हुई दैट वाज 2020 बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बाकी हर साल ये कॉप्स होती रहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और इनके अंदर स्टेट्स के दरमियान में कंसल्टेशंस, डिस्कशंस एंड समटाइम्स एग्रीमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज़
वर डिज़ाइन बाय देम। और नाज़रीन इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन होता है इसी दौरान, कोपेनहेगन अकॉर्ड भी आती है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी आती है, मॉन्ट्रियल अकॉर्ड भी आती है। डिफरेंट अकॉर्ड्स वर साइंड एट डिफरेंट टाइम्स in those conferences. But most notable among all of them is the Paris Climate Accord, which was signed in the 21st COP in Paris, जिसको पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी कहते हैं। इस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में नाजरीन सर्टन गोल्स वर सेट एंड स्टेट्स वर आस्क्ड टू वर्क ऑन दैट इन ऑर्डर टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल गोल है जो साइंटिस्ट की तरफ से रिकमेंडेशन थी और स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, दैट वाज टू लिमिट द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगिनिंग से पहले जो टेम्परेचर था उसको राइज तो हो रहा है, बट वी विल स्टॉप इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। बट नाज़रीन जिस तरह रिसेंटली जो IPCC की मल्टीपल रिपोर्ट्स में कहा गया, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव बट हाईली अनलाइकली दैट द वर्ल्ड विल अचीव दिस गोल। और इस गोल को अचीव करने के लिए नाज़रीन IPCC की रिकमेंडेशन ये है दैट वी मस्ट स्टॉप द कार्बन एमिशंस, वी मस्ट ब्रिंग द कार्बन एमिशंस, stop the carbon emissions and bring it to net zero by 2050. Until unless we bring it to net zero by 2050, it is less likely that we will be able to achieve the desired result of reducing the rise of temperature, limiting the rise of atmospheric temperature. So नाज़रीन ये सारे efforts तो हमने देखे मौजूद हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि 1980 से लेकर आज तक it is more than 30 years but the world has failed to reach to a consensus and still scientists are warning that states are not doing enough. और इनफैक्ट IPCC की रिपोर्ट को डिफरेंट मीडिया ने टाइटल ये दिया, इट इज़ नाउ और नेवर। इफ़ वी डोंट एक्ट इन दिस डेकेड, वी डोंट स्टॉप इट नाउ, इट विल बी टू लेट एंड द वर्ल्ड विल हैव टू फेस कंसिक्वेंसेस। तो नाज़रीन इस हवाले से अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या रहे हैं, वाई स्टेट्स हैव फेल्ड टू डू इट, तो 3 फंडामेंटल चैलेंज आपको नज़र आएंगे नाज़रीन। सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। नाज़रीन एक बार टेक्नोलॉजिकल चैलेंज ये है दैट इफ़ वी वांट टू रिड्यूस द कार्बन प्रेजेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है कि हमें जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको सक करने के लिए वी नीड टेक्नोलॉजीज, वी नीड मशीन्स एंड वट काइंड ऑफ गैजेट्स एंड ऑल दैट। सो फार नाज़रीन साइंटिफिकली प्रूवन और एक्सेप्टेड मेजर टेक्नोलॉजीज़ मिसिंग हैं इस दुनिया से, जिससे हम एग्जिस्टिंग कार्बन प्रेजेंस को हवा से सक कर सकें, और अगर कर सकें तो इस लेवल पे कर सकें दैट हैज़ अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट। दूसरा नाज़रीन जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज ये है कि अगर हम कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं, और स्पेशली डेवलपिंग स्टेट्स लाइक चाइना, इंडिया एंड एशियन एंड अफ्रीकन स्टेट्स, तो उसके लिए हमें उनकी इंडस्ट्री को स्विच करना पड़ेगा टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी। बट प्रॉब्लम इज़ दोज टेक्नोलॉजिकल requirements are those states, those developing states are not technologically advanced enough to shift towards the clean energy. दूसरा नाज़रीन चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक है। Even if some states want to switch towards the clean energy, the problem is the cost of it. Do they have enough financing to go for forestation? Do they have enough financing to switch towards renewable energies like solar energy, the wind energy and other forms? Do these states have enough technology to ask their industries and subsidize them or financially support them to use technologies and machineries that are less involved, less carbon pollutant? क्या हमारे पास उन इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, उस इकोनॉमिक सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए ऐसी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं? तो नाज़रीन डेवलपिंग स्टेट्स के पास ये फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है दैट डेवलप्ड स्टेट्स आर लेस एंथुजियास्टिक इन फाइनेंशियली सपोर्टिंग एंड टेक्नोलॉजिकली सपोर्टिंग द डेवलपिंग स्टेट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसी से नाज़रीन हम थर्ड और लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट मेजर जो चैलेंज है वो है स्टेट्स की पॉलिटिकल जो डिवाइड है, या आप ग्लोबल पॉलिटिक्स कह सकते हैं या पॉलिटिकल रीजंस। नाज़रीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं बिटवीन स्टेट्स, और स्पेशली हम जो रिसेंट 2 मेजर चैलेंजेस हैं, साइनो US कॉन्फ्लिक्ट और जो रशियन कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट के साथ ऑन यूक्रेन, ये फैक्टर्स जो हैं दे आर अ मेजर हिंड्रेंस इन स्टेट्स कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। और नाज़रीन चूँकि इस साइनो US कॉन्फ्लिक्ट में और रशियन का जो कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट के साथ है, इसके अंदर ग्लोबल कम्युनिटी डिवाइड नज़र आती है, और इस ग्लोबल डिवीजन्स का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नज़र आता है
क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर, विच इज़ एविडेंस नाज़रीन कि इस साल लास्ट ईयर दिसंबर में जब COP26 हुई थी, तो उससे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट हमें नज़र आती है जिसमें उन्होंने कहा कि US और चाइना का जो रिलेशनशिप है क्लाइमेट को काउंटर करने के हवाले से, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन देयर ओवरऑल रिलेशनशिप. In other words, if US does not lift sanctions on China, China is less likely to collaborate with the US or the West on countering global warming. तो नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने में एक मेजर चैलेंज जो है वो स्टेट्स के दरमियान में पॉलिटिकल डिफरेंसेस है. सो टू कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन, नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फिनोमेना दैट वाज साइंटिफिकली प्रूवन रिसेंटली, बट इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज. Second, it is largely a man-made phenomena caused by the men around the world, although primarily it started from the West, although we can't blame them because they didn't know initially that it was causing it. However, इसके consequences को अगर देखा जाए तो वो भी नाज़रीन अगर आपको नज़र आएगा, वो भी globalized impacts हैं, although एक imbalance का है impact का, but it affects everybody. तो नाज़रीन, is it not possible for one or two states to counter global warming just by themselves? We need international, global, collaborative measures in order to counter global warming. And if we fail to do so, तो नाज़रीन, यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व करना sooner or later it is in the hand of the states, it is in the hands of the leaders. But the time is coming when to counter global warming will no longer be in the hands of the human beings, and we will be at the mercy of the natural force, and we all fear that end. Thank you नाज़रीन for watching this current affairs fortnightly glance program. और आप comment section में आपको outline मिल जाएंगी, and on your screen you can also see the one liner as well as the vocabulary. God bless you. Allah Hafiz.